हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 2016 के दौरान जो परीक्षा हुई थी टीजीटी परीक्षा, खासतौर से सामाजिक विज्ञान की, उसमें जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि कुल मिला के जो सोशल साइंस की परीक्षा होती है उसमें 4 विषय होते हैं। एक तो आपका हो गया इतिहास, दूसरा हो गया इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी हो गई यानी कि भूगोल, और पॉलिटी। तो इनमें से कोई 2 विषय आपके पास जरूर होने चाहिए, तभी जाके आपका कॉम्बिनेशन बनता है। मतलब बीए में जब आप स्नातक कर रहे हैं तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। हालांकि अगर आप चाहें तो एग्जाम में आप उन दोनों विषयों का चयन भी कर सकते हैं जो आपने स्नातक के स्तर पर नहीं पढ़ा है। इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है वीडियो के पार्ट 1 में, जिसमें कुल मिला के मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप सोशल साइंस की परीक्षा में शामिल होंगे तो यहाँ से प्रत्येक जो टॉपिक होगा, हिस्ट्री से आपको 62, इकोनॉमिक्स से 62, ज्योग्राफी से 62 और पॉलिटी से 62, यानी कि प्रत्येक जो टॉपिक है, प्रत्येक जो सब्जेक्ट है, उससे आपको 62 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको किन्हीं 2 टॉपिक को यहाँ पर चयन करना होता है, 2 विषयों को, और कुल मिला के आपको 124 प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। एक प्रश्न कंपलसरी होता है और उसमें 1A, 1B, 1C और 1D होता है, तो कोई एक आपको इसमें से चूज करना होता है। तो इस प्रकार से 125 प्रश्नों की परीक्षा होती है, 2 घंटे की परीक्षा होती है, और इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, और जो प्रश्न होंगे वो एमसीक्यूज टाइप के होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, देखिए जो इतिहास के प्रश्न हैं उसके पहले जो 32 प्रश्न हैं उसको हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो के बाद आप लोग बाकी के प्रश्नों के लिए पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब आगे के जो प्रश्न हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि पार्ट 2 है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वेली, इसको आप वाली भी पढ़ते हैं कभी कभी, तो सर विलियम कर्जन वेली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि मदन लाल ढींगरा। तो इंडिया हाउस के सदस्य थे मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम कर्जन वेली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी? देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा उसको आप लोग ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि अगर एक बार आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर बहुत ही आसान हो जाता है। किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी? तो ये अधिवेशन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, लखनऊ अधिवेशन। देखिए, जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में हुआ था, 1916। इसमें कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की और औपचारिक रूप से यह स्वीकार कर लिया था कि मतलब एक पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए मुसलमानों के लिए, और कालांतर में चलकर यह कांग्रेस की एक बड़ी भूल साबित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आपको जो है ये जो घटनाक्रम दिखाई दे रहे हैं, रॉलेट एक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, मार्ले मिंटो सुधार और इल्बर्ट बिल, इसको आपको बिल्कुल सही क्रम में लिखना है। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही क्रम क्या बनेगा? देखिए, मैं आपको बता देता हूं। 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पास हुआ था रॉलेट एक्ट। ये कब पास हुआ था? 1919 में, ठीक है। इसके बाद आता है गांधी इरविन पैक्ट, तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। मार्लो मिंटो सुधार हुआ था 1909 में, और इल्बर्ट बिल ये सबसे पहले पारित हुआ था 1883 में। तो इस प्रकार से जो चौथा वाला विकल्प सबसे पहले होगा, उसके बाद 1909, फिर 1931 और उसको 1919 और फिर 1931। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे, तो ये थे मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी। याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद इकबाल। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो लंदन में हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, और तीसरा वाला हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक, और दोनों में उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? कौन सा प्राचीन भारत के
एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। सही जवाब बनेगा फ्रेंड्स इसका क्या, ग्रोसियन, ऑप्शन डी। ऋग्वेद की 1/4 जो ऋचाएं हैं वो किसको निर्देशित हैं, तो ये भगवान इंद्र को निर्देशित है। एक्चुअली में देखा जाए तो कुल मिला के 250 बार इंद्र का उल्लेख हुआ है, 250 टाइम्स, अर्थात संहिता के लगभग 1/4 भाग में अकेले इंद्र का उल्लेख है। इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रधान देवता माने जाते हैं और उन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला और युद्ध के नेता के रूप में भी चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है। तो क्या क्वेश्चन है, ईसा पूर्व युग की घटना कौन सी नहीं है, ये आपको पहचानना है। इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत का आरंभ, चतुर्थ बौद्ध संगीत, जैसा कि आप जानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई थी ये पहली सदी में हुई थी, ठीक है, तो प्रथम में हुई थी, तो ये जो है ईसा पूर्व की घटना नहीं है। तो हमारा सही जवाब बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना कहां पर परिणत हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राजगीर दिया गया है, वल्लभी दिया गया है, उज्जैन और सांची सब कुछ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब बनेगा, देखिए जो आंसर की आई थी ना, आंसर की में वल्लभी को इसका उत्तर माना गया था, लेकिन एक्चुअली में पाटलिपुत्र इसका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जो पहली जैन सभा हुई थी उसका आयोजन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी और इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में हुआ था। तो सही जवाब इसका पाटलिपुत्र होना चाहिए, पाटलिपुत्र विकल्पों में नहीं है, वल्लभी को उत्तर माना गया है आयोग के द्वारा। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण यानी कि टैक्स के बारे में बात की है, इनमें से वह कौन सा शिलालेख है। तो फ्रेंड्स ये जो शिलालेख है वो है रुमनदेही स्तंभ शिलालेख, यानी कि विकल्प सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, विकल्प सी। और रुमनदेही स्तंभ लेख में अशोक ने करारोपण का उल्लेख किया है, यह शिलालेख नेपाल की तराई में स्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हम बहुत अधिक गहराई में नहीं जाएंगे, सिर्फ टू दी पॉइंट वही बात करेंगे, क्योंकि बहुत अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। जब क्लास चलेगी और मॉडल पेपर हम हल करवाएंगे तो आपको हर बात की बहुत गहराई से आपको जो है उसके बारे में बताएंगे। निम्नलिखित में किसने सोलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन की बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी। किसने सोलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी। तो ये अनुमति दी गई थी समुद्रगुप्त के द्वारा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। श्रीलंका के बौद्ध राज्य मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति समुद्रगुप्त ने दिया था। उसकी विजयों के कारण विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा है। तो भारत का नेपोलियन कहा गया है विंसेंट स्मिथ के द्वारा। तो ये भी याद रखना, कई बार इस सवाल पूछा जाता है कि किसने कहा है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, तो सही जवाब इसका बनता है विंसेंट स्मिथ। अगला क्वेश्चन होगा, फतवा ये आलमगिरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस सम्राट की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया है। फतवा ये आलमगिरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के औरंगजेब के द्वारा किया गया है, औरंगजेब की आज्ञा से। तो ऑप्शन जो यहाँ पर डी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखना इसको। और फ्रेंड्स इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो औरंगजेब था उसने फतवाए आलमगिरी को जो है विधिवेत्ताओं के द्वारा एक दल बनाकर तैयार किया था, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया वह किस देश से आया था। 44 और सही जवाब है मोरक्को से आया था वो, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ये भारत आया था। इब्न बतूता की एक किताब भी है, याद रखना, रेहला नाम की किताब लिखी है इब्न बतूता ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मामले में बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल से आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी, यानी कि उनको काले पानी की सजा, जो बीडी सावरकर थे उनको 1911 में किस अपराध के लिए काले पानी की सजा दी गई। जो सेलुलर जेल था उसे ही काला पानी कहा जाता था। तो ये जो उन्हें सजा मिली थी वो मिली थी ऑप्शन बी नासिक षड्यंत्र केस के
कारण। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो क्या बनेगा, नासिक षड्यंत्र केस। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सीआर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया और प्रतिक्रियावादी दल ने किसके द्वारा या डैश के द्वारा या के लिए कार्य किया था, प्रतिक्रियावादी दल ने। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा के लिए। तो आपको बता दें कि सीआर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिसे बाद में स्वराज पार्टी के नाम से जाना गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी, यानी कि जो भारतीय यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इस बात के लिए कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व भी किया था, ये तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाए गए हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब है बुर्जहोम और रंगपुर। तो ऑप्शन बी, नवपाषाणकालीन युग के प्रथम प्रसार उपकरण जो हैं वो उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सबसे पहले 1860 ईस्वी में लेमेंसुनियर ने प्राप्त किया था। लेमेंसुनियर नाम थोड़ा सा अजीब है, लेमेंसुनियर ने इसे प्राप्त किया था। और नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम और गुफकराल जो कश्मीर प्रांत में स्थित हैं से अनेक गर्तावास यानी कि गड्ढा घर प्राप्त हुए हैं। कई मृदुभांड और हड्डी के कई औजार भी प्राप्त हुए हैं। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या कौन सा वैदिक लेख पहली बार देता है। तो सही जवाब है फ्रेंड्स इसका छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन ए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपनिषदों की कुल संख्या जो है वो 108 मानी जाती है, लेकिन हमें प्रमाणिक जो है वो 12 माने जाते हैं। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन ए है। निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था। तो जो निष्क होता था फ्रेंड्स ये जो है वैदिक काल में प्रयोग किया जाता था। हिरण और सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए होता था। तो निष्क जो है ये वैदिक काल में प्रयुक्त किया जाता था। निष्क क्या था, तो निष्क एक सोने का एक आभूषण होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे। तो राजुकों के द्वारा जो कार्य निष्पादित होता था वो था न्यायिक कार्य, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। और अशोक के स्तंभ लेख 3 और 7 में युक्त रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति का भी उल्लेख है। तो ये तो अधिकारी होते थे युक्त, दूसरे होते थे रज्जुक और तीसरे होते थे प्रादेशिक। ठीक है, तो ये जो है जो शिलालेख तीसरा वाला शिलालेख है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। प्रशस्ति का क्या अर्थ है, प्रशस्ति से आप क्या समझते हो। तो सही जवाब में बनेगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी। प्रशस्ति का मतलब है यहाँ पर राजा की स्तुति। ठीक है, प्रशस्ति में राजा के द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख किया जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म नहीं है। कौन सा सही युग्म नहीं है, एक युग्म से गलत है वो आपको बताना है। तो सही जवाब बनेगा एलिफेंटा गुफाएं, बाकी सब सही है। एलोरा गुफाएं राजपूत, महाबलीपुरम पल्लव, खजुराहो चंदेल। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये मौर्य काल से संबंधित नहीं है। एलोरा कहाँ पर है, एलोरा जो है ये महाराष्ट्र में है। जो राजपूत जो शासक थे राष्ट्रकूट उनसे संबंधित है। ठीक है, और इसी प्रकार से तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य असत्य है, कौन सा वाक्य यहाँ पर असत्य है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाक्य है ये गलत है। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, सही है। हरिहर प्रथम ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना की थी, ये भी सही है। और बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था, ये बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि जो बलबन था उसका कोई संबंध नहीं था कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो दिल्ली में हुआ था। इसका निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसकी योजना थी कि इसे 225 फीट ऊंची और 4 मंजिला बनाया जाए, 225 फीट 4 मंजिला। लेकिन ऐबक के समय केवल एक ही मंजिला बन पाई थी। 3 मंजिल का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने, और फिरोज तुगलक के समय इसकी चौथी मंजिल जो थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसके स्थान पर उसने 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार यह इमारत जो है वो 5 मंजिलों की है, यह भी याद रखना आप। ठीक है,
और कुतुब मीनार के निर्माण में वल्बन का कोई उल्लेख, कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ये वाक्य गलत है। निम्नलिखित में किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी है? शालीमार और निशात बाग बहुत ही प्रसिद्ध बाग हैं, तो कश्मीर में इसकी नींव किसने रखी है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए जो इसका बिल्कुल सही जवाब है, तो सही जवाब बनेगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि जहांगीर। जहांगीर ने कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार और निशात बाग की नींव रखी थी और उसी ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर भी लगवाया था। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया था? पहली बार तोप खाना जो है वो कहाँ पर प्रयोग किया गया था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब बहुत ही मतलब याद करने योग्य है। यह है पानीपत का पहला युद्ध, यानी कि ऑप्शन ए, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था ये युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो इस युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण उसका तोपखाना और कुशल सेनापतित्व था। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की तुलगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने को उस्मानी विधि कहते थे। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन सा था? तो बात अगर हम करें पृथ्वीराज चौहान की, तो इन्होंने तो 1191 के बाद 1192 में ही अपने प्राण जो है गंवा दिए थे, पानीपत का दूसरा युद्ध। और इसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध, यार तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है। तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि हेमू, ठीक है। तो हेमू जो था ये अंतिम हिंदू राज शासक था, दिल्ली को खोने वाला। 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक हेमू था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो 5 नवंबर 1556 को मुगल सम्राट अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन बी। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? तो 58, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि काबुल। तो देखिए 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी और उसे आगरा में उस समय जो है कहा जाता था नूर अफगान। बाद में इस बाग का नाम हो गया था आराम बाग, तो उसी में दफनाया गया था। बाद में उसे काबुल में जो स्थान उसने अपने लिए चुना था वहीं पर ले जाकर उसे दफनाया गया। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि मलिक अंबर। देखिए दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का जो प्रणेता था वो मलिक अंबर था। सबसे पहले इस नीति का सफल प्रयोग छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया है? तो सही जवाब इसका बनेगा अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसे नामों से भी अपने आप को जो है विभूषित किया था। अगला क्वेश्चन होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से कहां पर या किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स ये जो शुरू की गई थी वो शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मूल रूप से शेरशाह सूरी द्वारा शुरू हुई थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क कर लगान वसूल किया जाता है। और ब्रिटिश काल में यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में भी लागू हुई थी। यह व्यवस्था के जो थी इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि शामिल होती थी, 51% पर ब्रिटिश काल में। कौन से चिश्ती सूफी संत को चिरागे देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो ये हैं शेख नासरुद्दीन महमूद, जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इन्हें जो है चिरागे देहलवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो थी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स ये हो गए कुल मिला के 62 प्रश्न, यानी कि जो इतिहास के 62 प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में वो सब हमने कंप्लीट किए। और वीडियो 1 देख लेंगे तो आपको बाकी के जो प्रश्न है वो मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल भी है, तो ये आपके सामने है। आप सर्च करिएगा @TGT PGT TGT PGT 2020 लिखकर, ठीक है, शुरू में लगा दीजिएगा @ तो ये चैनल आपको मिलेगा, इसको आपको ज्वाइन करना है। और ये हमारा मुख्य चैनल है @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, जो कि चैनल का नाम है। तो इसको, इन दोनों चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।